गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का, जिसका हिंदी में नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास का, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है सोल्व नहीं किया था, मतलब आंसर हमने देख लिया था कि प्रॉपर किस टाइप से आंसर में लिखना है। ठीक है, अब थर्ड आंसर देखेंगे कि ये जो मानव विकास की अवस्थाओं को संक्षेप में लिखिए। तो अगर ये आपको 10 मार्क्स में पूछते हैं, वैसे तो ये 5 मार्क्स में पूछा गया है और हमको शब्द सीमा दी गई है 100 से 150 शब्द। तो अब आपको ये जो मानव विकास की अवस्था है, ये वैसे तो 10 अवस्थाएं होती है, लेकिन अगर 10 मार्क्स में पूछते हो तो आपको पूरी 10 जो भी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की वो लिखनी है। लेकिन ये 5 मार्क्स में है तो आपको 5 या 6 स्टेजेस लिखनी है। तो पहले तो मैं आपको पूरी 10 स्टेजेस बताती हूँ। ये है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। गर्भकालीन अवस्था है ना, फिर शेषावस्था, शेषवावस्था, इन्फेंसी, बचपनावस्था, बचपनावस्था को बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वय संधि या पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो ये 10 स्टेजेस है। अगर 10 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको ये 10 पूरी 10 स्टेजेस लिख के आपको डिस्क्राइब करना है। लेकिन हमको 5 मार्क्स में पूछा है तो आप इसमें से जो मैन है, जैसे कि गर्भकालीन अवस्था है ना, ये फिर शेषावस्था, फिर बचपनावस्था या बाल्यावस्था, फिर ये किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो ये जो 6 स्टेजेस है, अगर आपको 5 मार्क्स में पूछते हैं तो आपको ये 6 स्टेजेस लिख के थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। अब क्या डिस्क्राइब करना है वो मैं बताती हूँ। मानव विकास की अवस्था में सबसे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। उसमें आप लिख सकते हो कि मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। ये अवस्थाएं निम्न है। ठीक है, तो आपने शॉर्ट में लिख दिया। अब आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग में सबसे पहले आपको लिखना है गर्भकालीन अवस्था या गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, फिर आपको 2-3 पॉइंट पे लिखना है, मतलब गर्भ में विकास की अवस्था जो होती है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था गर्भकालीन अवस्था। फिर शारीरिक अंगों का निर्माण अवस्थाओं में फर्स्ट है गर्भकालीन अवस्था, है ना, प्रीनेटल पीरियड। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो कि ये जो है ये अवस्था होती है गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है, इसमें शारीरिक अंगों का निर्माण और विकास होता है। फिर सेकेंड होती है शेषावस्था, इन्फेंसी। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। इसमें शारीरिक वृद्धि जो है वो तीव्र होती है। शेषावस्था में बच्चा चलना, बोलना और पहचानना सीखता है। फिर सेकेंड है बचपन अवस्था या बाल्यावस्था, बेबीहुड। तो ये जो होती है ये अवस्था 3 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक के मानसिक और सामाजिक कौशल का विकास होता है। इसमें बालक को खेल और शिक्षा का महत्व पता चलता है बचपन अवस्था में। फिर आती है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था, एडोलेसेंस, तो ये जो होती है ये 13 से 19 वर्ष तक की, है ना। और इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक विकास होता है बालक का, है ना, आत्मनिर्णय और पहचान की भावना का विकास होता है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, 20 से 60 वर्ष के। तो ये जो इनकी एजेस है वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट दी हुई है, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, या तो फिर हमारे पास जो भी बुक अवेलेबल है हम वो वाली बुक की लिख सकते हैं और लास्ट में रेफरेंस में बुक का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। तो प्रौढ़ावस्था में जो है वो आत्मनिर्भर बनता है, करियर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। ठीक है, और फिर प्रौढ़ावस्था में युवावस्था को इंग्लिश में एडल्टहुड ही बोलते हैं। आई थिंक युवावस्था और प्रौढ़ावस्था लगभग सेम ही है ना। तो इसमें बालक जो है परिवार पर ध्यान केंद्रित करता है और सामाजिक और आर्थिक स्थिरता, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने पे, पैसा कमाने पे फोकस करता है ना। फिर आती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। तो ये जो होती है वो 60 वर्ष या उससे अधिक की होती है। इसमें जो है शारीरिक क्षमताओं में कमी आ जाती है ना। और अनुभव और ज्ञान का संचार होता है। मतलब हम जब पढ़ते थे, हमको लेक्चर दिया था मैम ने, तो बताया था कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने क्या क्या चीजें की लाइफ में, है ना। उसका ज्ञान एकदम लाइफ को लेके बढ़ जाता है, ज्ञान है ना, अनुभव और ज्ञान बढ़ जाता है। अगर उसने सब कुछ ठीक से किया होता लाइफ में तो वो मतलब ठीक से किया होगा तो खुश महसूस करता है, और अगर उसने कुछ नहीं किया होगा तो वो रिग्रेट फील करता है कि अरे यार मेरी लाइफ चली गई। मतलब अगर उसने टाइम का सही से यूज नहीं किया होगा तो वो रिग्रेट फील करेगा वृद्धावस्था में, है ना। तो ये जो अनुभव और ज्ञान का संचार करने वाली अवस्था होती है, ये अवस्थाएं जो होती है वो व्यक्ति के जीवन के अलग अलग चरणों में उसकी विकास प्रक्रिया को दर्शाती है। तो इस टाइप से आप इसका आंसर जो है वो संक्षेप में लिख सकते हो। आप चाहो तो मैंने जैसे समझाया है उसको सुन के अपने हिसाब से भी थोड़ा ईजी करके आप नोट्स बना सकते हो, है ना। तो ये आंसर जो है आपको 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का, ये आंसर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बोल्बी लगाओ सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए, है ना। राइट द बोल्बी अटैचमेंट थ्योरी इन ब्रीफ। तो जॉन बोल्बी जो थे, तो जॉन बोल्बी ने लगाव, है ना, या अटैचमेंट को बच्चे और देखभाल करने वाले व्यक्ति, माता पिता या संरक्षक के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बताया है ना। यह सिद्धांत जो है वो बाल विकास में लगाव की भूमिका को समझाता है। मतलब जब बालक का विकास होता रहता है तो किस तरह से वो अटैचमेंट होती है बालक की
तो उसको समझा है। तो इसमें आप सिद्धांत में यही लिखना कि जॉन बॉल्बी ने लगाव को बच्चे और देखभाल करने वाले व्यक्ति माता पिता के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन बताया। यह सिद्धांत बाल विकास में लगाव की भूमिका को समझाता है। फिर इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है समझेंगे। प्राकृतिक प्रवृत्ति है ना, बच्चे के लिए लगाव एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो सुरक्षा और उत्तरजीविता सुनिश्चित करती है। फिर सेकंड है महत्वपूर्ण अवधि। लगाव का विकास शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की आयु में होता है और इस समय बनी भावनात्मक बंधन जो होते हैं वो बच्चे के भविष्य के संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फिर थर्ड है सुरक्षित आधार। माता पिता या देखभाल करता बच्चे के सुरक्षित आधार होते हैं जहां से बच्चा दुनिया का अन्वेषण करता है। फिर फोर्थ में आप जो है वो लगाव के प्रकार भी लिख सकते हो। बॉल्बी ने 3 प्रकार के लगाव बताए। सुरक्षित लगाव, सिक्योर अटैचमेंट है ना, तो बच्चा अपने देखभाल करता पर भरोसा करता है, मतलब उसके माता पिता या जो भी देखभाल करता है उस पर भरोसा करता है। असुरक्षित अवरोधक है ना, इनसिक्योर अवॉइडेंट, बच्चा देखभाल करता से दूरी बनाता है। अगर माता पिता या कोई भी जो देखभाल करता है वो बच्चे को गलत तरह से ट्रीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उससे दूरी बना के रखेगा। फिर थर्ड है असुरक्षित चिंतित, इनसिक्योर एंशियस, बच्चा देखभाल करता पर अत्यधिक निर्भर होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ माता पिता जो होते हैं वो मतलब पूरी चीजों के लिए, मतलब बच्चे को खुद से कुछ करने नहीं देते पूरी चीजों के लिए वो बच्चा पेरेंट्स पे ही डिपेंड होता है, हर चीज के लिए, छोटी से लेकर। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा आपका परिणाम। सकारात्मक लगाव अगर होगा तो उससे बच्चे में आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता और अच्छे सामाजिक संबंध बनेंगे, है ना। और नकारात्मक लगाव में तनाव, अविश्वास और व्यवहार संबंधी समस्याएं होंगी। मतलब कुछ बच्चे जो ऐसे रहते हैं बस अपने माता पिता के पास ही रहते हैं और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि सभी के पास चले भी जाते हैं, अच्छे से खेलते हैं, उनका बिहेवियर भी अच्छा होता है, एकदम हैप्पी सा। तो अटैचमेंट एक पॉजिटिव अटैचमेंट होती है और एक नेगेटिव अटैचमेंट। जो नेगेटिव होती है वो हमेशा दुख दर्द देती है ना, जैसा कि बॉल्बी ने बताया कि नकारात्मक लगाव जो होता है वो तनाव, टेंशन उत्पन्न करता है, अविश्वास और व्यवहार संबंधी समस्या होती है। वैसे तो मुझे ये बुक में बॉल्बी का सिद्धांत मिला नहीं है, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट्स बनाऊँ और एक्सप्लेन करूँ, शेयर करूँ तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और नहीं करोगे तो फिर मैं भी मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगी। तो इस टाइप से बॉल्बी ने सकारात्मक और नकारात्मक लगाव बताया। तो बॉल्बी का सिद्धांत यह दर्शाता है कि प्रारंभिक लगाव का प्रभाव जीवन भर रहता है। मतलब बचपन में बच्चा जो है, बच्चे को किस तरह की अटैचमेंट है वो बच्चे के पूरे लाइफ टाइम के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था बॉल्बी का लगाववादी सिद्धांत, जॉन बॉल्बी का। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। फिर है फिफ्थ, लिंग भूमिका तथा खेल का मैदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन जेंडर रोल एंड प्लेग्राउंड। तो लिंग भूमिका जो है, जेंडर रोल, सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं को दर्शाती है जो यह निर्धारित करती है कि पुरुषों और महिलाओं से किस प्रकार के व्यवहार और गतिविधियां अपेक्षित है। खेल का मैदान बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण है जहां ये भूमिकाएं अक्सर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो इसमें आप मुख्य बिंदु लिख सकते हो। लिंग आधारित खेल चयन, लड़कों को अक्सर शारीरिक शक्ति और प्रतिस्पर्धात्मक वाले खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लड़कियों को कम शारीरिक जोखिम वाले खेल जैसे बैडमिंटन या समूह गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड है, क्लोज कर, ठीक है, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ियां, जो लोगों की सोच जो होती है। तो खेल के मैदान पर लड़के आक्रामक और तेज होंगे और लड़कियां शांत और सहयोगी होगी, जैसे रूढ़ियां देखी जाती है। इससे लड़कियों की खेल में भागीदारी और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। फिर थर्ड होता है समानता और प्रोत्साहन। थर्ड पॉइंट है ना, खेल का मैदान बच्चों को लिंग भेदभाव से मुक्त वातावरण प्रदान कर सकता है जहां उन्हें समान अवसर और प्रोत्साहन मिले। लड़कियों को भी प्रतिस्पर्धात्मक और नेतृत्व वाले खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। प्रभाव, फोर्थ पॉइंट में आप प्रभाव लिख सकते हो। खेल में लिंग भेदभाव बच्चों के आत्मसम्मान और सामाजिक कौशल को प्रभावित कर सकता है ना। समान अवसर प्रदान करने से बच्चों में सहयोग, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व कौशल का विकास होता है। और फिर निष्कर्ष, ये क्वेश्चन में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हो। खेल का मैदान लिंग भूमिका को चुनौती देने और समानता को बढ़ावा देने का एक माध्यम बन सकता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर खेल चुनने की आजादी दी जानी चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं कि अगर लड़की को कोई गेम पसंद हो तो ऐसा नहीं कि हाँ ये तो लड़का ही खेल सकता है या इसमें ज्यादा ताकत लगती है, ऐसा नहीं है। मतलब सभी को आजादी होना है ना। तो ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। सो अगर आप आपका कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।